यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर 1 ऑफ वन शॉट वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड इन वन शॉट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम जो है यहाँ पे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं फोर्स, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करने के लिए। किसी स्पेस में अगर कोई चार्ज पड़ा है तो वो फोर्स लगाएगा एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जो है कूलॉम में मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी ऑफ चार्जेस हमने पढ़ ही लिया है और यहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्स। अब कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती है कि चार्ज कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस है, यानी जैसे कोई एक बॉल है ना, एक स्फेयर है या एक बॉल है, उसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज क्या है? एक इतना बड़ा चार्ज तो है नहीं, चार्ज तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना। तो इस पे क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या बहुत सारे प्रोटॉन्स मिलके चार्ज बना रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे या माइनस Q की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी चार्ज को स्केलर क्वांटिटी है तो हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो उसका चार्ज आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने बचपन में पढ़ लिया था। तो चार्ज क्या हो सकता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खाली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो चार्ज क्या आ जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि ये क्या हुआ? माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके क्या बन गए? ज़ीरो। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे। जैसे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जब वूल सिल्क और ग्लास रॉड को अपन रब करते हैं तो उस पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है ना। फिर हम उसको टच करते हैं तो हमारे जो शॉक लगता है छोटा सा, है ना। या कभी आपने देखा हो ठंड में रज़ाई में ऐसे अपन को लगता है तो वो चार्ज क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है, उसी में उससे कम नहीं हो सकती। अब ये जो थ्योरी है ये 50-60 साल पुरानी थ्योरी है। आजकल क्वार्क्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना। पर अपने सिलेबस में जो है हम वही पढ़ेंगे, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, है ना, या प्रोटॉन्स। चलो, तो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कोई भी चार्ज होगा तो या तो वो मल्टीपल ऑफ ई होगा या मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में बेसिकली यही जो लिखा हुआ है उसके स्क्रीनशॉट्स होंगे, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ लेना है पीडीएफ से। चलिए, तो अगला है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? जब चार्ज की डिस्कवरी हुई तो रिसर्च हुई, फिर आगे पता पड़ा कि जो चार्ज है ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं। तो कूलॉम भैया ने एक लॉ दिया। वो क्या करता है कि वो बताता है कि फोर्स कितना लग रहा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी? फोर्स का जो फॉर्मूला था वो दिया उन्होंने, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या देता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, जैसा मैंने बताया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है ना, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये दो चार्ज है कोई स्पेस में, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स निकालना है ना, तो वो इस फॉर्मूले से आएगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसको k को हम किससे रिप्लेस करते हैं, यानी जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसको रिप्लेस करके हम k लिख देते हैं। अब मेरी बात सुनो, फोर्स किस में आता है, न्यूटन में, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, फोर्स आता है न्यूटन में, है ना। ये किस में आता है, कूलॉम में, और ये मीटर में। तो फोर्स अगर न्यूटन लाना है ना, तो ये वाली की जो यूनिट होनी चाहिए वो इन दोनों की यूनिट से कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे कूलॉम स्क्वायर से, तो k की यूनिट जो आनी चाहिए वो ऐसी आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, ये Q1 है और ये Q2 है ना। अब ये Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे कितना चार्ज लग रहा है, Q1 की वजह से, है ना। तो अब आप देखो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये अपन ने 11th क्लास में सीख लिया था। तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r, 1 से 2। इसका मतलब क्या होता है, r वेक्टर का मतलब r12 इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 से Q2। Q1 से Q2 क्यों लिया, फोर्स तो Q2 पे लगा रहे हैं ना, पर फोर्स देखो इन दोनों की वजह से क्या है, अपोजिट लग रहा है। यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, फोर्स जो होता है फोर्स बिटवीन सेम चार्ज इज रिपल्सिव, फोर्स बिटवीन opposite charge is attractive। अपोजिट चीज तो हमेशा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी नाम तो बता दिया, परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, हाँ ये क्या करता है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना। ये फोर्स निकालने में जब हमने फॉर्मूले में देखा था, फोर्स के फॉर्मूले में ये क्या करता है, दो चार्ज अगर एक मीडियम में पड़े हैं तो उसके बीच के फोर्स निकालने में हेल्प करता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना, डिटरमाइंस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी अगर हमने जैसे ये एयर में रखा, वैक्यूम में रखा हुआ है ना, वैक्यूम में रखे हुए हैं दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 वैक्यूम में, है ना। अब अगर इसको उठा के हमने वाटर में रख दिए दो चार्ज को, वाटर, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 80 टाइम्स, है ना, तो फोर्स की वैल्यू किससे कम होगी, किस रेशियो से कम होगी, 80 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। अब जैसे ये बताया मैंने, पीछे जो हमने फोर्स निकाला था, फोर्स 1 ड्यू टू 1 ऑन 2, है ना, तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा और उसकी क्या सिर्फ डायरेक्शन चेंज आएगी। कैसे, ये दो चार्ज रखे हुए हैं, अगर ये 2 था, ये 1, इसकी वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं K से, ठीक है।
अब जो फॉर्मूला होता है फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ हो जाता है F इजिकल टू 1/4 पाई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है वैक्यूम में, K की वैल्यू होती है 1। इस K का बेसिकली मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम में और एप्सिलॉन R की वैल्यू मीडियम में। F इजिकल टू 1/4 पाई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है एप्सिलॉन की वैल्यू इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू इन मीडियम। K इन एयर जो है एक या NCERT में दिया हुआ है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। और K ऑफ वाटर है 80, इसको भी याद नहीं करना है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻2 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद है, हमने जो अभी K की वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, उसकी वैल्यू आई थी न्यूटन, उसकी यूनिट आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्यों, देखो ऐसा क्यों हुआ कि ये रेसिप्रोकल आया 1/4 पाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी जो K की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, इसी की वजह से आ रही थी, एप्सिलॉन नॉट की वजह से, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्जेस Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस सच दैट ऑल चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन दे रखा है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, ये है डिस्टेंस ऑफ R पे, एक थर्ड चार्ज कहीं पे प्लेस किया है, मान लो यहाँ पे किया है ना, x डिस्टेंस फ्रॉम दिस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव Q मान लेते हैं, इसको भी Q मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को इतनी सी बात तो पता पड़ रही है कि अगर चार्ज को दोनों सेम चार्ज है तो इस चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा, यानी मिड पॉइंट पर रखना पड़ेगा, तब जाके ये फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन लगा देंगे, ये मान लीजिए चार्ज है Q, यानी इन दोनों का फोर्स इन प्लस इन दोनों का फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों का फोर्स, है ना। ये सबका जो फोर्स है ये बराबर होना चाहिए 0। तो हम लिखते हैं K Q1 Q2 प्लस K Q प्लस K Q, है ना। ये हमको पता है ये R/2 है ना, तो ये R स्क्वायर प्लस R/2 का स्क्वायर प्लस R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से K और K तो कैंसिल हो गए, है ना, और एक Q और Q भी कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 4Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 4Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से R और R भी कैंसिल हो गए। 8Q की वैल्यू आई है माइनस Q, यानी Q की जो वैल्यू है वो है -Q/8। ठीक है। अब अगला है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज states that total force on a given charge in a system is vector sum of all the forces due to various charge। फोर्स की मतलब ये कहना क्या चाहता है, जैसे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, हाँ। तो इस Q1 पे टोटल फोर्स कितना आएगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से Q1 पे फोर्स हम निकालेंगे तो ये आएगा F/1 ड्यू टू 3 और F/1 ड्यू टू 2 का वेक्टर सम, है ना। अब एक चीज़ ये है यहाँ पे एक चीज़ ये है
द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of third charge. यानी अब इस सिस्टम में कितने भी चार्ज रख दो, जैसे 4 चार्ज का सिस्टम बनाते हैं ना, ये Q1 Q2 Q3 और Q4। Q1 पे जो एक चार्ज की वजह से फोर्स आएगा, एक इधर आएगा, एक इस साइड आएगा और एक ऐसा आएगा। इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वही इस चार्ज पे नेट फोर्स आ जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। 4 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट ऑन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। एक स्क्वायर दे रखा है, चारों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज रख रखा है और सेम मैग्नीट्यूड का है। तो हम इस वाले चार्ज पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, इस वाले की वजह से आएगा इस डायरेक्शन में, और उस वाले की वजह से आएगा इस डायरेक्शन में। तो इन तीनों का वेक्टर सम है ना। तो फोर्स F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। F2 is equal to KQ square upon R square. F3 is equal to KQ square upon 2R square। समझ गए? क्योंकि ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी √2R और उसका स्क्वायर क्या होगा, दिस। ठीक है, अब इसका वेक्टर सम करते हैं। तो F और F ये आ जाएगा, टोटल F नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ F, √2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा नेट फोर्स। अब हमने तो क्या किया है, इसको वेरिएबल में निकाला है ना। अगर अब यहाँ पे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, जैसे 16 माइक्रोकूलम है ना, इन सब की 16 माइक्रोकूलम, और R की कुछ वैल्यू आ गई 0.2 मीटर है ना। तो अब क्या करोगे, इसको है पहले तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है ना, और इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर यानी 2/10 मीटर है ना। अब इसको इसमें पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक ओरिजिन। इलेक्ट्रिक ओरिजिन यानी जैसे कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो ये पूरे स्पेस में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक का ओरिजिन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑन ए स्टेशनरी चार्ज बॉडी एट दैट पॉइंट। स्टेशनरी चार्ज बॉडी का मतलब कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है अपॉन टेस्ट चार्ज का चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ये हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन लिखो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग है, दोनों पे मास m और q चार्ज के दो चार्ज कनेक्टेड है। हमको पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले टेंशन इन स्ट्रिंग है ना, ये निकालना है। सबसे पहले इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, जैसे ये चार्ज लिया है ये वाला है ना, तो इस पर एक तो फोर्स लगेगा mg का, और एक फोर्स लगेगा जो ये चार्ज लगाएगा, वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें जो लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की वो है L। ठीक है, तो यहाँ से R जो हो जाएगा वो हो जाएगा L साइन थीटा, L साइन थीटा का होल स्क्वायर।
समझ में आया है ना। अब ये टेंशन के कंपोनेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा T sin थीटा। अब यहाँ से सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है हाँ। तो यहाँ से हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई है T इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा, या फिर T इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 L साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू अपॉन साइन थीटा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, T cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा mg का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी mg का होल स्क्वायर प्लस के क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का होल रूट। यहाँ से T की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अब वन शॉट में नहीं करेंगे, आप इसकी JEE नीट वाले लेक्चर देख सकते हो बहुत अच्छे से, तो हम इससे डेरिवेशन करवा रखा है, ठीक है। रिंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज रिंग है, इसकी वजह से सेंटर पे जो चार्ज आता है वो आता है 0, क्योंकि एक रिंग है। देखो मानो ये जैसे रिंग है, यहाँ पे जो कोई चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और जो एक्सिस पे आता है, रिंग के एक्सिस पे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या है, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस, और ये क्या है, रेडियस है आर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं तो वो एक्ट करता है एज ए डाइपोल, ठीक है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2a, यानी 2 टाइम्स is q times the distance between them is called dipole moment, है ना। इसको यहाँ पे 2a ले लेते हैं हम, ताकि जो क्या कहते हैं, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आती है वो इजीली आ जाती है, ठीक है। अब अगला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सिस एट डाइपोल, यानी जब ये डाइपोल है और इसकी एक्सिस पे कोई चार्ज रखा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू पी। पी की वैल्यू क्या थी, 2a क्यू, है ना। 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और q क्या है, इन दोनों का चार्ज। अब डायरेक्शन के साथ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के पी यूनिट वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, है ना, अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ऑफ ए डाइपोल, ठीक है, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, हाँ, इक्वेटोरियल एक्सियल पे निकाली थी तो हमने ऐसे 2kp अपॉन आर क्यूब, इसमें क्या आएगी kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं बता रहे, ठीक है। अब क्यों आएगी, देखो इस डायरेक्शन में क्यों आएगी, नेगेटिव साइड वाली में। पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज खींचेगा इधर, यानी जो इसका नेट आएगा वो किधर आएगा, नेगेटिव साइड में। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। चलिए,
तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे निकालेंगे? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर्स इस पे जो लगेगा वो लगेगा क्यू ई इस साइड, है ना, और इस पे जो लगेगा वो लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट पर टॉर्क निकाल लेते हैं, किसी पे भी निकालो लाइन पे, है ना, सेम ही आता है। तो फोर्स कितना है? क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये 2a है, इसका परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा। अब ये क्या हो गया? पी ई साइन थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, electric line of forces is defined as a curve along which a small positive charge will tend to move when allowed to do so in electric field, and the tangent to it at any point give the direction of electric field of lines. इसके कहने का क्या मतलब है कि एक चार्ज है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर कोई सोर्स चार्ज रखेंगे, है ना, तो वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसकी क्या जस्ट उल्टा, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे कोई चार्ज रखेंगे तो उसकी टेंजेंट क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको आगे अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि पहले तो ये कंटिन्यूस होती है और स्मूथ होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन यूँ जा रही है फिर ऐसे कंटिन्यू हो रही है, ब्रेक नहीं होती है लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा कुछ, है ना। थर्ड क्या है? द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ जो बताया जस्ट उल्टा, उसका उल्टा है ना, मतलब मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर टेंजेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर टेंजेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब ये क्या है? नो टू लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, यानी ये कोई भी लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, यानी ये ऐसे नहीं आएगी, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है इसका कि एक कंडक्टर है, जैसे स्फीयर एक कंडक्टर है, उसके चार्ज क्या है? सारे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है ना, चार्ज उड़ के बाहर नहीं जा रहा है। तो उसमें क्या होगी? हमेशा जो लाइन्स होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है, सरफेस के। द लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? कंडक्टर यानी चार्ज क्या फैल सकता है, किसी भी कहीं पे भी जा सकता है ना, उसकी जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, यहाँ सब जगह चार्ज क्या है? फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगी? जीरो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ चार्ज की दे रखी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज की ऐसा होता है कुछ डायग्राम, नेगेटिव चार्ज का टर्मिनेट होती है उसके ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक लाइन कैसी आएगी? ऐसी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं जब इक्वल एंड सेम होती है, ठीक है, अपोजिट नहीं होगी, चार्ज जो होंगे सेम होंगे।
इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज प्लस और प्लस, इसमें से निकलेगी, इसमें से निकलेगी, ठीक है, इसमें से भी निकलेगी, इसमें से भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ऐसे ऐसे इधर भी। अब ऐसे इक्वल और निगेटिव चार्ज, ऐसा आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ठीक है। सिक्स्थ है पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। प्लेन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर, है ना, ये प्लेन है पूरा यहाँ तक और ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अंदर क्यों नहीं आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली टू अ सरफेस एरिया। यानी फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये थीटा एंगल से सरफेस बना रही है, तो उसके नॉर्मली जो भी पास हो रही होगी, यानी इस सरफेस को नॉर्मल ले लेंगे, है, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ ये कहता है कि व्हेन चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज enclosed बाय इट। ठीक है, अब गॉस लॉ को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक वायर, शीट और स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है Q∞। ठीक है, तो Q∞ कितना है, लैम्बडा इंटू एल। ठीक है, लैम्बडा इंटू एल अपॉन ये वाला जो है, इस पे इन दोनों सर्किल पे तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या परपेंडिकुलर है तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इधर वाले पे पैरेलल है तो ज़ीरो हो जाएगी, इस वाले पे परपेंडिकुलर, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या आएगा, 2πr इंटू एल। आर क्या होगी, इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन ये हो गया टोटल क्यू अपॉन ε0, तो एल से एल गया और ई क्या आ गया, लैम्बडा अपॉन 2πr∈0। शीट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, Q∞/ε0, तो Q∞ क्या है, सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा ए है ना, और क्या कहते हैं, E.ds होता है ना, तो अब एरिया से डिवाइड करेंगे, है ना, सिग्मा इंटू ए, ये तो हो गया Q∞। अब एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
इसका और इसका जो ये वाली जो सरफेस है, जैसे ये शीट है और ये वाली जो सरफेस है ये वाली, है ना, इसकी वजह से तो क्या आ जाएगी, पैरेलल है क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, तो इसकी वजह से 0, इसकी और इसकी वजह से आएगी तो 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए क्यों, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई की इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे भी एरिया से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर अपन एक गॉसियन सरफेस बना दे तो चार्ज इनक्लोज कितना आएगा, 0, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया, 0। पर यही अगर अपन आउटसाइड बना दे तो चार्ज कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसकी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया इसका फ्लक्स, इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, इसका एरिया 4 पाई r², ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है। चलो चलिए, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब आप जाके नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसकी PDF शेयर हो चुकी है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है, PDF देखना और NCERT एक बार रीड मारना, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।